नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ हिमांशु श्रीवास्तव। खबरों में आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रक्षाबंधन के अवसर पर देशवासियों को दी बधाई। कहा, सभी देशवासियों को रक्षाबंधन की अनेकानेक शुभकामनाएं। भारतीय वायुसेना एपी सिंह का बड़ा बयान। बोले, आईएएफ के 5 पाकिस्तानी लड़ाकू विमानों को हमने मार गिराया। जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग को लेकर कांग्रेस आज भूख हड़ताल करेगी। उत्तराखंड में बादल फटने से हरसिल में झील बनी। धराली के नीचे रडार में तलाश से लोगों की जुरू। इंडियन आर्मी और एयरफोर्स को 200 नए हेलीकॉप्टर मिलेंगे। सेना को 120 और 80 वायुसेना को। हिमाचल की मंडी में पहाड़ गिरा। चंडीगढ़ मनाली हाईवे बंद। यूपी में तेज बारिश। अमरोहा जौनपुर में मकांडा। एमपी उत्तराखंड समेत 20 राज्यों में येलो अलर्ट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। महेंद्रगढ़ में 152D नेशनल हाईवे पर सुबह एक सड़क हादसा हो गया। गांव बुजावास के दादरी की तरफ लगभग 1 किलोमीटर दूरी पर चलते ट्रक ने सड़क किनारे खड़े दूसरे ट्रक को पीछे से टक्कर मार दी। हादसे में ट्रक ने एक सेकंड ड्राइवर की मौत हो गई, जबकि ट्रक चालक रमेश कुमार पंजाब निवासी को मामूली चोटें आई हैं। मृतक युवक कालाराम के 2 बच्चे हैं, 6 साल की बेटी और 5 साल का बेटा है। बताया जा रहा है कि हादसे के समय तक पंजाब के महाराष्ट्र की ओर जा रहा था। घटना सुबह करीब 2 बजे की है। ड्राइवरी करता था जी। तो किस प्रकार से क्या सूचना मिली आपको? सुबह पता लग गया जी कोई एक्सीडेंट हो गया। तो उसके बाद आप पंजाब से आए हो? हाँ जी। तो ये कब से इस पे ड्राइवरी का काम करता था? तो जी 1.5 साल तो ये हो गया जी। कुछ टाइम पहला भी लाया जी इसके साथ जी। अच्छा, कितने बच्चे हैं इसके? 2 बच्चे हैं जी। लगभग कितनी उम्र होगी? 5-6 साल के हैं जी। तो ये जो ट्रक था उसके ऊपर कौन और उसके साथ कौन था? और मालिक था जी गड्डी की। खबर गोगामड़ी से, जहां उत्तर भारत के प्रसिद्ध गोगावड़ी मेले का विधिवत शुभारंभ शनिवार को हुआ। जिला कलेक्टर डॉक्टर खुशहाल यादव, एसपी हरिशंकर भादरा, विधायक संजीव बेनीवाल, नोहर पंचायत समिति प्रधान सोहन डिल, गोगामड़ी सरपंच महंत रूपनाथ आदि ने गोगा जी की समाधि पर चौक लगाकर क्षेत्र की खुशहाली की कामना की। अतिथियों ने संयुक्त रूप से पूजा अर्चना कर ध्वज फहराकर मेले का विधिवत शुभारंभ किया। उद्घाटन कार्यक्रम के चलते हुए अतिथियों ने कहा कि उत्तर भारत के इस प्रसिद्ध मेले में देश भर के विभिन्न राज्यों से लाखों श्रद्धालु एक माह में आएंगे। वे सभी गोगामड़ी की सुनहरी यादें लेकर जाएं। इसके लिए हम सभी को मेला क्षेत्र में श्रद्धालुओं के लिए अधिक से अधिक सुविधाओं का विस्तार करना होगा। राजकीय आत्मरूप मंदिर श्री गोगा जी गोगामेडी जो देवस्थान विभाग द्वारा प्रबंधित और नियंत्रित मंदिर है, इसका मेले का शुभारंभ आज ध्वजारोहण के साथ श्रीमान कलेक्टर महोदय और एमएलए साहब के कर कमलों से हो चुका है। मेले में श्रद्धालुओं को ज़्यादा सुविधा मिले, इसलिए जिला प्रशासन और देवस्थान विभाग द्वारा मंदिर परिसर में अतिरिक्त जो स्टील रेलिंग है उसका निर्माण करवाया गया है दानदाताओं का सहयोग से। श्रद्धालुओं के लिए प्रतिदिन 3000 लोगों को निःशुल्क रुकने के लिए हम रेन बसेरे बनवाने आ रहे हैं। सारी व्यवस्था जैसे पार्किंग की, ट्रैफिक की, साफ़ सफाई की, मंदिर में सुचारू रूप से दर्शन हो, इन सारी व्यवस्थाओं का जायज़ा ले लिया गया है। और कोई भी असंतुलन हो, कोई भी असुविधा हो तो मेला प्रशासन, पुलिस प्रशासन और जितने भी हमारे वॉलंटियर्स हैं सभी तैनात रहेंगे मेले ग्राउंड पे। सभी से संपर्क किया जा सकता है। सीसीटीवी कैमरा और बैरिकेडिंग की कैसी व्यवस्था रहेगी? बैरिकेडिंग की इस बार नई व्यवस्था की गई है, जिसमें जिगजैग माध्यम से। तो किस तरह की व्यवस्था है मेला क्यों लेकर की जा रही है? ये उत्तरी भारत का सबसे बड़ा मेला जो सांप्रदायिक सौहार्द का मेला है, जो पूर्णिमा के दिन से शुरू किया जाता है। पंचायत राज के तमाम कर्मचारियों ने, वीडियो साहब ने, एसडीएम साहब के साथ, मेला मजिस्ट्रेट के साथ मिलकर कंधे से कंधा मिला के पूरी ताकत लगाई हुई है। और हमारा पूर्ण विश्वास है कि पिछले साल से इस साल बेहतर व्यवस्थाएं आने वाले श्रद्धालुओं को, यहाँ के नागरिकों को हम दे पाएंगे। भाई बहन के प्यार का प्रतीक रक्षाबंधन का त्यौहार आज देश भर में बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधकर भाइयों के लिए ईश्वर से कामना कर रही। इसी कड़ी में पूर्व असीम गोयल ने भी अपने विधानसभा क्षेत्र से दूर से आई हजारों बहनों के साथ रक्षाबंधन का पर्व मनाया। मैं समझता हूँ मेरा सौभाग्य है
परमपिता परमात्मा ने हजारों बहनों का आशीर्वाद आज मुझे जो देने का सौभाग्य दिया है, मैं उसके लिए सबसे पहले परमपिता ईश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आज हजारों बहनों ने इस रक्षा सूत्र के माध्यम से अपना स्नेह, अपना प्यार, अपनी ममता, अपना विश्वास इस कलाई के ऊपर बांधा है और मैं इस विश्वास को, इस प्रेम की डोर को कभी टूटने नहीं दूंगा। पहले भी हम सेवा इस अम्बाला शहर विधानसभा की करते रहे हैं और आगे भी इस अम्बाला शहर विधानसभा में चाहे हमारी बहनों की रक्षा का मामला हो, सम्मान का मामला हो या उनके लिए कुछ भी विकास के नाते कुछ भी करने की बात हो, मैं और मेरी टीम हमेशा पर है। गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे अपने समर्थकों संग पुलिस की कार्रवाई के खिलाफ बैजनाथ धाम मंदिर थाना में गिरफ्तारी देने पहुंचे। इस दौरान पत्रकारों से एयरपोर्ट में बात करते हुए उन्होंने कहा कि उन पर गलत लोगों ने केस दर्ज कराया जिसका एक भी यजमान नहीं है। वहीं मंदिर के अंदर यह क्या कर रहा था, साथ ही उन्होंने कहा है कि उन पर लॉ एंड ऑर्डर का तोड़ने का मामला रहता तो पुलिस और मजिस्ट्रेट उन पर केस दर्ज करता, फिर इस व्यक्ति को कैसे दर्ज किया गया। इधर बैजनाथ धाम पहुँचने के बाद गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे की गिरफ्तारी नहीं हुई। इसके बाद उन्होंने पत्रकारों से कहा कि वे इसकी लड़ाई सदन तक लड़ेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि देवघर एसपी और डीजीपी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन के प्रस्ताव को लोकसभा में भी देंगे। उसका कोई अधिकार नहीं है और आपकी जानकारी के लिए उसके पास कोई जजमान नहीं है। मैं आया गिरफ्तारी देने के लिए, इसने गिरफ्तार नहीं हुए। पुलिस का ये कहना है कि एफआईआर एमपी एमएलए कोर्ट में गया है, अभी वहाँ तक स्वीकार नहीं हुआ है। जब एफआईआर स्वीकार होगा तो फिर जो धाराएं लगाई हैं, 20 जो केस मेरे ऊपर किए हैं, 20 सेक्शन जो लगाए हैं, उसके आधार पर सेक्शन 41 का जो है इनको नोटिस देना है, 3 बार नोटिस देना है और उसके बाद यदि गिरफ्तारी की कोई संभावना बनेगी तो गिरफ्तारी होगी। मैं भगौड़ा नहीं हूँ। आपको पता है कि दिल्ली से गिरफ्तारी के डर से किस तरह यहाँ के मुखिया भागे। मैं यहाँ का सांसद हूँ और यहाँ की जनता ने 4 बार मुझे चुनाव दिलाया। हंसडिया दुमका रेलखंड में बढ़ते हॉर्स स्टेशन की भूमि पूजन कर आधारशिला रखी गई। इस दौरान मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद गोड्डा सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे ने शिलान्यास कर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि जब वे हंसडिया दुमका रेलवे खंड के उद्घाटन समारोह में आए थे तो कुछ लोगों ने पार्टी विकास के नेता के बहकावे में हॉल्ट निर्माण के लिए काले झंडे दिखाए। तो उन्होंने कहा है कि वे वोट बैंक की राजनीति नहीं करते। इसका उदाहरण है कि आज इस बड़ैत गाँव में हॉल्ट बनने जा रहा है। उन्होंने कहा कि नया हॉल्ट न केवल यात्रियों को लाभान्वित करेगा बल्कि सामाजिक आर्थिक गतिविधियों को भी प्रोत्साहित करेगा। हम आपका बढ़त के हॉल्ट बनाएंगे। आज हमने शिलान्यास किया, मार्च में इसका उद्घाटन करेंगे। और आपके द्वारा जो बयान दिया गया कि सरैयाहाट और भी जो है वो क्या उम्मीद कब तक सर्वाधाम में किसी भी दिन नींव रख देंगे, किसी भी दिन नींव रख देंगे। पूजा करने पे भी एफआईआर हो गया, क्या कहेंगे किसके ऊपर? पूजा करने में भी वो तो मैंने वहाँ बयान दे दिया। कुरमाहाट में रक्षाबंधन का उत्सव बड़े धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर हाथों से सुंदर व आकर्षक राखियां भाई के मस्तक पर तिलक लगाकर उनकी कलाइयों पर राखी बांधी गई। साक्षी कुमारी ने रक्षाबंधन के पौराणिक, ऐतिहासिक और सामाजिक महत्व के बारे में साक्षी ने जानकारी प्रदान की। उन्होंने कहा कि रक्षाबंधन भाई बहनों का अनोखा त्यौहार है। इससे भारतीय सभ्यता और संस्कृति बनाए रखने में मदद मिलती है। हर वर्ष सावन माह की पूर्णिमा को रक्षाबंधन का त्यौहार पूरे देश में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। मनाया जाता है। भगवान श्री कृष्ण के हाथ में चोट लग गई थी जिससे लगातार खून बह रहा था। तब द्रौपदी ने अपनी साड़ी का एक टुकड़ा फाड़कर श्री कृष्ण की उंगली पर बांध दिया जिससे उनका खून बहना रुक गया। भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रेम और विश्वास के बदले द्रौपदी को उनका रक्षा का वचन दिया। बालाघाट जिला के जेल परिसर में रक्षाबंधन का पर्व सुबह से ही बंदियों की बहनों और उनके परिवार के लोगों का चहल बना हुआ है। आपराधिक घटनाओं के चलते जेल में बंद कैदियों की कलाई में उनकी बहनें राखी बांध रही हैं, जिसके जेल प्रशासन के द्वारा रक्षाबंधन पर्व को लेकर पूरी तैयारी की गई और अपने आने वाले बंदियों के बहनों को किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो इसके लिए पुख्ता इंतजाम भी किया गया। सुबह से ही बारी बारी से जेल में बंद कैदी भाइयों को उनकी बहनों ने राखी बांधी।
अब सीधे आपको कोरबा ले चलते हैं, जहां हसदेव ताप विद्युत संयंत्र में हादसा हो गया है। आपको बता दें, स्विच गैनर पैनल में ब्लास्ट से झुलसे 2 कर्मचारी। एक कर्मचारी की हालत यहां पे गंभीर बताई जा रही है। वहीं सभी घायलों को कंपनी की विभागीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तीन दिन पूर्व गियर पैनल में संपर्क के साथ वहां ब्लास्ट हुआ था। दर्री स्थित 840 मेगावाट में विद्युत संयंत्र के बॉयलर में यह ब्लास्ट हुआ है। स्पार्किंग के चलते कंपनी के इंजीनियर आलोक कुजूर, ठेका कर्मी सुरेंद्र कुमार भी इसमें जख्मी हुए हैं। सभी घायलों को रायपुर शिफ्ट कर दिया। आपको बताते 3 दिन पूर्व गियर पैनल में स्पार्क के साथ यह ब्लास्ट हुआ था। पटना की लीपापोती में लगे विद्युत कंपनी के आला अधिकारी। एक दिन पूर्व ही मजदूर की ऊंचाई से गिरने पर मौत हुई थी। हंसदेव ताप विद्युत संयंत्र में ब्लास्ट हुआ है। जांजगीर चांपा में जिला जेलों में बंद कैदियों के लिए रक्षाबंधन का त्यौहार और उनकी बहनों के लिए राखी बांधी। यह त्यौहार भाई बहन के अटूट बंधन का प्रतीक माना जाता है और जेल में इस त्यौहार को भावनात्मक रूप से मनाया जाता है, जहां बहनें अपने भाइयों से मिलती है और उनकी कलाई पर राखी बांधती है, जहां जेलों में बंद भाई और उनकी बहनों से बीच मुलाकात कराई जाती है। इस अवसर पर जेल प्रशासन के द्वारा विशेष व्यवस्था की जाती ताकि बहनें अपने भाइयों से मिलकर उन्हें राखी बांध सके और मुँह मीठा करवा सके। कुछ मामलों में भाइयों ने अपनी बहनों को अपराध न करने का वचन भी दिया। जिला जेल जांजगीर में रक्षाबंधन का पर्व मनाया जा रहा है। जेल हेडक्वार्टर के निर्देशानुसार बहनों के लिए जेल के मुख्य द्वार खोले गए हैं। जेल के बाहर में सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं। वरिष्ठ अधिकारियों और महिला कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। जेल के भीतर मेन गेट पर महिला बहनों को अंदर प्रवेश दिया जा रहा है। जेल प्रशासन की तरफ से थाली, आरती का सामग्री, दिया, रोली इत्यादि का व्यवस्था किया गया है। बैठक और पेयजल का इंतजाम भी किया गया है। जनरल कोच में सफ़र कर रहे यात्रियों को कोई असुविधा ना हो, यात्री कम पैसे में पेट भर खाना खा सके, जिसके लिए 15 रुपये में जनता खाना रेलवे स्टेशन पर बिकवाना शुरू किया गया, वह भी हर साल में। लेकिन मुनाफाखोरी के चक्कर में सेंट्रल स्टेशन के स्टॉलों पर संचालकों ने जनता का खाना ही गायब कर दिया। आपको बता दें 25 साल पहले रेलवे ने यात्रियों को सुविधा देखते हुए जनता खाना की शुरुआत की थी, जिसकी कीमत 15 रुपये रखी गई थी, जिसके जनरल कोच में सफ़र करने वाले यात्री पेट भर अपना खाना खा सके। लेकिन समय के बदलाव के साथ स्टेशन में दूसरा खाने भी बिकने लगे, जिनकी कीमत भी ज़्यादा थी। अधिक मुनाफा को लेकर स्टेशन सेंटर में स्टाफ जनसंचालकों ने जनता खाना बेचना ही बंद कर दी। यात्रियों ने बताया कि जनता खाना से काफ़ी राहत मिलती थी, लेकिन स्टॉल पर जनता खाना 15 रुपये का तो है, लेकिन मांगने पर संचालक मना कर देते हैं। इसके लिए रेलवे अधिकारियों को देखना चाहिए कि न्यूज़ संवाददाता सेंट्रल स्टेशन के फूड प्लाजा समेत स्टॉलों पर पहुंचे और जनता खाना मांगा, लेकिन नहीं मिला। वहीं कई सवालों पर वेंडर बगली झांकने लगा। 15 रुपये का खाना स्टेशन पर क्यों नहीं बिक रहा है, इसको लेकर सेंट्रल स्टेशन के उप यातायात प्रबंधक ने बताया कि स्टॉल संचालकों को 15 रुपये का जनता खाना बेचना अनिवार्य है। अगर वेंडर जनता को खाना नहीं बेच रहे हैं तो उन पर जुर्माने की कार्रवाई की जाएगी। पहले भी की गई है। CIC के आदेश के बाद मामले में चेकिंग भी कराई जाएगी। बन जाएगा सर, थोड़ा टाइम लगेगा। मौके पे मिल जाएगा, तुरंत बना के मिलता है, ऐसा नहीं। हाँ नहीं, बनने का है देते आपको देते हैं 10-5 मिनट में। नहीं मिल जाएगा। शर्मा जी, मैं गाजियाबाद जा रहा हूँ, प्रयागराज से आ रहा हूँ। नहीं, वो बोले कि 3 गाड़ी आई थी और खत्म हो गई जी। अब ऐसी सुविधा होगी नहीं, तभी तो मना कर रहे हैं। सुखिंदर सिंह चौहान, मैं गुवाहाटी से आ रहा हूँ और इटावा जा रहा हूँ। जनता खाना सर, जनता खाना तो मैं गया था लेने, वो अवेलेबल ही नहीं है।
वो अपना कुछ दूसरा दे रहे हैं, वो भी इतना ठंडा है और कोई टेस्ट नहीं है। देखने में ऐसा लग रहा है सर कि वो आदमी कोई खा ही नहीं सकता है। कंप्लेंट वगैरह सर, कंप्लेंट क्या, अभी हम ट्रेन से उतरे हैं, अब हमें ज्यादा जानकारी नहीं थी, लेकिन क्या खाना तो ट्रेन में, क्या इधर खाना हो, क्या ट्रेन में हो, कोई फैसिलिटी के नाम से सिर्फ पैसे लिए जा रहे हैं, खाना तो बिल्कुल बेकार है सर, कोई टेस्ट नहीं है। और सुबह का खाना रात को 8-10 बजे तक, 11 बजे तक, 12 बजे तक सप्लाई दिया जाता है, खाने में कोई टेस्ट नहीं है। और हो सकता है सब्जियां जो उसके अंदर पैक्ड हैं वो भी खराब हो। ये जनता खाना इसमें बेचा जाता है निर्देश है सारे स्टॉल को, और अगर बार बार इससे हम लोग इसमें जांच भी करते हैं और नहीं अगर पाया जाता है जनता खाना तो उसके ऊपर हम लोग आर्थिक दंड भी लगाते हैं स्टॉल के ऊपर। पिछले अगर आप देखें 2 साल 3 साल में तो हम लोगों ने बहुत सारे सभी स्टॉल पे इसको लेकर जब भी ऐसा पाया गया है कि जनता खाना नहीं है तो लोगों ने लगाया है और चेतावनी भी दी है स्टॉल को, और आगे भी हम लोग इसकी और ज्यादा तरीके से निगरानी करेंगे कि जनता खाना सप्लाई सभी स्टॉल पे सुनिश्चित की जाए। रेलवे यात्रियों को बेहतर सुविधा देने के लिए सदैव तत्पर रहता है, वही सस्ता खाना देने के लिए रेलवे ने आज से 25 से 30 साल पहले जनता खाना रेलवे स्टेशनों में उतारा था। लेकिन कहीं ना कहीं वो जो जनता खाना है रेलवे स्टेशन से लुप्त हो चुका है। लेकिन रेलवे की मेन्यू में आज भी जनता खाना लिखा है। लेकिन अगर बात करी जाए जनता खाने की तो कानपुर सेंट्रल स्टेशन के आसपास जितने भी स्टेशन है वहां से जनता खाना जो गायब हो चुका है। आपको दिखा दूं कि रेल अपने कैमरामैन से मैं दिखा दूं, जनता खाना की बजाय कानपुर सेंट्रल स्टेशन पर अन्य खाना बेचा जा रहा है, जिसकी कॉस्ट कम से कम 50 से 60 रुपए लागत आती है। वही जनता खाने की जो एक लागत आती थी वो 15 रुपए लागत आती थी। हमारे साथ स्टेशन में कुछ वेंडर है, आइए जानते हैं उनसे कि कानपुर सेंट्रल स्टेशन में क्या स्थिति है कि जनता खाना मिल रहा है। रेलवे स्टेशन में जनता खाना क्या मिल रहा है? मिल रहा है, मिल रहा है। आप कोई और अन्य जनता खाने की बात, जनता खाना नहीं, कहाँ मिल रहा? कहीं नहीं मिल रहा। किसी स्टॉल में जनता खाना नहीं, कहीं नहीं मिला है। जिस तरीके से आपने देखा कि कानपुर सेंट्रल स्टेशन में जैसे ही ट्रेन रुकी, यात्रियों से जब पूछा कि आपको क्या जनता खाना मिल रहा है तो यात्रियों का कहना यह है कि जनता खाना स्टेशन पे नहीं मिल रहा है, और जबकि अन्य खाना मिल रहा है जिसकी लागत कम से कम 70 से 80 रुपए खाने की आती है। वहीं जनता खाने की बात करी जाए तो 15 रुपए में 7 पूड़ी, सब्जी, अचार ये मिलता था। लेकिन कहीं ना कहीं स्टेशन से जनता खाना लुप्त हो चुका। अब देखना यह है कि रेलवे अधिकारी क्या पुनः जनता खाना चालू करते हैं। के न्यूज से मोहित पांडे, कानपुर। बड़ी जानकारी आपको औरैया से बता रहे हैं। ट्रक की टक्कर से 3 वर्षीय बालिका कृष्का की मौत। औरैया से आपको इस वक्त की बड़ी जानकारी बता रहे हैं। मां प्रियंका के साथ रक्षाबंधन मनाने गई थी ननिहाल। अछलदा चौराहे पर मिठाई लेते वक्त यह हादसा हुआ है। बड़ी जानकारी आपको औरैया से बता रहे हैं। एम्बुलेंस का फोन नहीं लगा। पुलिस ने ऑटो से भेजा बच्ची को अस्पताल। इलाज से पहले ही मासूम ने इलाज के अभाव में तोड़ा दम। हादसे के बाद ट्रक चालक मौके से फरार। पुलिस ने ट्रक कब्जे में लेकर थाने तक पहुंचाया। और यह से आपको इस वक्त की बड़ी जानकारी बता रहे हैं। ट्रक की टक्कर से 3 वर्षीय बालिका कृष्का की मौत हो गई है। अब बात करते हैं राजधानी लखनऊ की। है जन्माष्टमी को लेकर डीजीपी का आदेश है। डीजीपी राजीव कृष्णा ने सभी थानों को निर्देश दिए कि किसी प्रकार का चंदा नहीं लिया जाएगा। पुलिसकर्मियों के वेतन से जबरदस्ती कटौती भी नहीं होगी। इसके साथ ही मंच पर कोई भी अशोभनीय नृत्य भी नहीं पेश किया जा सकेगा। पूरे हर्षोल्लास के साथ सादगी से यह त्यौहार मनाया जाएगा। राजधानी से आपको अहम जानकारी बता रहे हैं। किसी भी प्रकार का चंदा जन्माष्टमी पे अब लेने पर पूरी तरह से प्रतिबंध है। पुलिसकर्मियों के वेतन से जबरदस्ती कटौती नहीं होगी। अहम जानकारी आपको राजधानी लखनऊ से बता रहे हैं। किसी भी प्रकार का चंदा नहीं लिया जाएगा। सादगी से मनाई जाए जन्माष्टमी का त्यौहार। पुलिसकर्मियों के वेतन से कोई भी कटौती नहीं की जाएगी। मंच पर कोई भी अशोभनीय नृत्य नहीं पेश किया जाएगा। पूरे हर्षोल्लास के साथ
अब कानपुर से आपको बड़ी जानकारी बता रहे हैं, यातायात नियमों की ई रिक्शा चालक लगातार धज्जियां उड़ाते दिखाई दे रहे हैं। यातायात की जिम्मेदारी क्यों नहीं पड़ रही है नजर। जान जोखिम में डालकर सफर करते वीडियो हुआ वायरल। सवारियों की जान जोखिम में डालकर शहर में ई रिक्शा मचा रहे धमा चौकड़ी। राखी बंधवाने जाने के लिए मजबूर हैं सवारियां। सवारियों की जान जोखिम में डाल रहे हैं ई रिक्शा ड्राइवर। बड़ी खबर आपको औरिया से बता रहा है, जहां घायल युवक की घर पर मौत हो गई है। पत्नी व साड़ू पर हत्या के गंभीर आरोप लगे हैं। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको औरिया से बता रहे हैं। घायल अवस्था में मिला था राहुल का शव। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। आयाना क्षेत्र के रहटोली गांव का यह मामला बताया जा रहा है। अहम जानकारी आपको औरैया से दे रहे हैं। घर के अंदर मिला युवक का शव। पत्नी व साड़ू पर हत्या के गंभीर आरोप। घायल अवस्था में मिला था राहुल। अब बात करें हारदोई की, जहां व्यापारी को बदमाशों ने दिन दहाड़े पीटा। इसके साथ ही दुकान में घुसकर बदमाशों ने जमकर व्यापारी की पिटाई कर दी है। आधा दर्जन बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया है। आप देख सकते हैं पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। किस तरह व्यापारी की दबंग पिटाई कर रहे हैं, आप सीसीटीवी कैमरे की फुटेज में साफ देखा जा सकता है। वही शिकायत पर कार्रवाई में पुलिस जुट गई है। सरसा थाना क्षेत्र के सेमरा चौराहे का यह मामला बताया जा रहा है। आधा दर्जन बदमाशों ने दुकान में घुसकर व्यापारी को जमकर पीटा। शिकायत कर कार्रवाई में जुटी पुलिस। सुरसा थाना क्षेत्र के सेमरा चौराहे का यह मामला बताया जा रहा है। सोशल मीडिया के माध्यम से एक मारपीट का वीडियो संज्ञान में आया है, जिसकी जांच की गई तो यह तथ्य प्रकाश में आया कि यह प्रकरण थाना सुरसा क्षेत्र के सेमरा चौराहे का है, जहां कल दिनांक 8 अगस्त 2025 को एक व्यक्ति वैभव दीक्षित पुत्र मुनेन्द्र नाथ दीक्षित निवासी ग्राम कमरौली थाना सुरसा के साथ आकाश विकास व अन्य निवासी ग्राम सुगमा थाना सांडी के द्वारा गाड़ी खड़ा करने की बात को लेकर वाद विवाद गाली गलौज किया गया व वैभव दीक्षित की दुकान के अंदर घुसकर इनके द्वारा मारपीट की गई। इस प्रकरण में थाना सुरसा पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। अन्य आवश्यक वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है। देवरिया जिले के लाड़ थाना क्षेत्र के पिपरा चौराहे के पास आज रक्षाबंधन के दिन एक दिल दहला देने वाला हादसा हुआ। राखी बंधवाने लाड़ जा रहे एक ही बाइक सवार पर अचानक रोड पर भारी पेड़ गिर गया, जिससे संतोष चौहान और उनके बेटे की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई, जबकि पत्नी ममता देवी और 2 बेटियां गंभीर रूप से घायल हो गई। बताया जाता है कि घटना के एक वक्त परिवार एक ही बाइक पर सवार होकर मदनपुर थाना क्षेत्र के बिठा गांव से लाड़ जा रहा था। रास्ते में अचानक टूटकर गिरे पेड़ ने उनकी खुशियां मातम में बदल दी। इस साथ ही पुलिस प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर ग्रामीणों के सहयोग से जेसीबी और कटर की मदद से पेड़ को काटकर हटाया और सभी घायलों को बाहर निकाला। हादसे के कारण कुछ समय तक यातायात भी ठप रहा। अंबेडकर नगर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां एक नाबालिग बच्चे की तमसा नदी में डूबने से मौत हो गई है। पहचान के रूप में बच्चे का नाम सौरभ बताया जा रहा है। अकबरपुर नगर के फतेहपुर पकड़ी के निवासी यह बच्चा बताया जा रहा है। एसडीएम सदर, सीओ और अन्य पुलिस बल वहां पे मौजूद है। काफ़ी मशक्क़त के बाद सौरभ की खोजबीन हो पाई है, लेकिन सौरभ की तब तक नदी में डूबने से मौत हो चुकी थी। जिला प्रशासन और गोताखोरों ने काफ़ी देर की मशक्क़त के बाद बच्चे के शव को बरामद किया है। लोनी की बेटी नैन्सी आनंद ने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर प्रधानमंत्री कार्यालय के विशेष आमंत्रण पर प्रधानमंत्री आवास पर जाकर राखी बांधी। प्रधानमंत्री ने नैन्सी आनंद से दिल खोलकर वार्ता की। प्रधानमंत्री ने बेटी नैन्सी आनंद को देश का एक अच्छा नागरिक बनने का आशीर्वाद भी दिया। लोनी के विकास नगर निवासी लोनी तहसील में अधिवक्ता के रूप में कार्य करने वाली विनोद आनंद की पुत्री नैन्सी आनंद है। दिल्ली के आवर्चन स्कूल में कक्षा 12 की नैन्सी छात्रा है। प्रधानमंत्री कार्यालय से बुलावा आया था, जिसमें रक्षाबंधन के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय में पहुंचकर प्रधानमंत्री को राखी बांधी, जिसे लेकर परिवार काफ़ी खुश नजर आ रहा है। चंदौसी के सीओ अनुज कुमार चौधरी को बड़ा तोहफा मिला है। अपर पुलिस अधीक्षक बनाए गए।
संबल पुलिस विभाग के लिए गर्व का क्षण उस समय आया जब चंदौसी क्षेत्राधिकारी अनुज कुमार चौधरी को उनकी उत्कृष्ट सेवा और बेहतरीन कार्यशैली के लिए अपर पुलिस अधीक्षक पद पर पदोन्नति प्रदान की गई। पुलिस अधीक्षक संबल कृष्ण कुमार और अपर पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार श्रीवास्तव ने औपचारिक कार्यक्रम में उन्हें प्रतीक और अशोक स्तंभ लगाकर सम्मानित किया। इस मौके पर उपस्थित अधिकारियों और पुलिसकर्मियों ने जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत किया और पदोन्नति की हार्दिक बधाई दी। अब आगरा पुलिस जल्द ही बदमाशों की आवाज़ से आपराधिक रिकॉर्ड खंगालती हुई दिखाई देगी। अब पुलिस के द्वारा त्रिनेत्र ऐप पर अपराधियों की वॉइस का सैंपल लिया जाएगा, जो कि साक्ष्य जुटाने में मददगार साबित होने जा रहा है। इसके साथ ही अपराधियों की पहचान और उसकी गिरफ्तारी में सहायता भी करेगा। ऐप में AI की मदद की आवाज़ को पहचान कर रिकॉर्ड निकाला जाएगा। द्वारा जो पहचान ऐप यहाँ डेवलप कराया गया था उसको त्रिनेत्र में मर्ज किया जा रहा है और उसी क्रम में जो पत्र हमें मिला है ऊपर से उसमें यह है कि हम त्रिनेत्र ऐप पे जो त्रिनेत्र 2.0 उस पर हम लोग फीडिंग करा रहे हैं अपराधियों को। इसमें जो नया फीचर ऐड हुआ था एक क्राइम GPT का था, जिसके बारे में बता चुका हूँ। इसके अतिरिक्त जो पहचान ऐप के सारे फीचर्स हैं वो भी धीरे धीरे इसमें इम्प्लीमेंट किए जा रहे हैं। पहले इसमें टेक्स्ट बेस्ड और फेस ID बेस्ड सर्च होता था। जैसे किसी अपराधी का आप नाम लिखेंगे तो वो आपको उसके बारे में डिटेल बता देगा, या उसकी फ़ोटो अगर अपलोड कर देंगे तो फ़ोटो भी सर्च कर लेता था। इसमें एक वॉइस सर्च का फीचर नया ऐड हो गया है, जिसमें जो भी अपराधी हम जेल भेज रहे हैं उनका वॉइस सैंपल भी ले लेंगे। पहले हम सिर्फ फिंगरप्रिंट लेते थे। जो नाफिस का प्रोजेक्ट चल रहा है उसमें 6 अलग अलग बायोमेट्रिक्स का एक अलग से प्रपोजल न्यू दिल्ली के लेवल पे चल रहा है, पर अभी जो फिंगरप्रिंट्स है वो हम लोग लगातार ले रहे हैं। उत्तर प्रदेश के जनपद बुलंदशहर से एक सनसनीखेज मामला सामने आया, जहां एक युवक द्वारा देश विरोधी नारे लगाए जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में युवक को पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हुए देखा जा सकता है। नहीं यार, वीडियो में आप साफ देख सकते हैं कैसे ये युवक पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहा है। अरे नहीं यार, ऐसे नहीं बोलते छोटे, गलत बात है। नहीं नहीं नहीं, गलत। अपना हिंदुस्तान जिंदाबाद। थाना औरंगाबाद में एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें देश विरोधी नारे लगाए गए हैं, जिसमें पाकिस्तान जिंदाबाद और माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए अपशब्द का प्रयोग किया गया है। इसमें आरोपी व्यक्ति को थाना पुलिस द्वारा पूछताछ करते हुए गिरफ्तार किया गया है और इस संबंध में आवश्यक विधिक कार्रवाई करते हुए मुकदमा कायम किया जा रहा है। आरोपी व्यक्ति की पहचान अनस नामक व्यक्ति के रूप में हुई है, जो थाना औरंगाबाद के ग्राम चरौरा मुस्तफाबाद का निवासी है। इस संबंध में आरोपी व्यक्ति को हिरासत में लेकर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा। सपोर्ट कर दो किसको भाई? फिलहाल वक्त तो चला एक ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। पाकिस्तान को सपोर्ट कर दो, गलत बात है। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब रुक करेंगे उत्तराखंड की खबरों को, जहां चंपावत 9H09 टनकपुर चंपावत राष्ट्रीय राजमार्ग बाधित हो गया है। स्वाला के पास पढ़ाई मलबा आने से मार्ग को बाधित हो गया है। राष्ट्रीय राजमार्ग पर दी जा रही है राज्य राहत सामग्री। प्रशासन द्वारा आवाजाही करने के लोगों की मदद पर युद्ध स्तर पर जिला प्रशासन मार्ग खोलने के लिए प्रयासरत। स्वाला के पास पहाड़ी मलबा आने से मार्ग बाधित हो गया है। राष्ट्रीय मार्ग पर दी जा रही है राहत सामग्री। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। उत्तराखंड STF की साइबर क्राइम टीम ने दून इंटरनेशनल कॉलेज में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्कूल पैड हैकिंग और ठगी के मामले का खुलासा करते हुए बरेली से 3 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों ने फर्जी स्कूल पैड इंटरफेस बनाकर छात्रों और अभिभावकों की AI सक्षम रोबोटिक्स शुल्क के नाम पर 4,990 जमा कराने के भ्रामक संदेश भेजे। इसी ठगी से अभिभावकों को गुमराह कर रकम अलग अलग बैंक से खातों में ट्रांसफ़र कराई गई। गिरफ्तार आरोपियों में से मोहम्मद रिजवान, सुदामा दिवाकर और मोहम्मद फराज भी शामिल हैं। टीम ने आरोपियों से 4 मोबाइल, 2 बैंक पासबुक,
3 सिम कार्ड बरामद किए। प्रारंभिक जांच में करोड़ों के लेन देन का खुलासा भी यहां पर सामने आया और अन्य राज्यों में भी इनके खिलाफ साइबर अपराध के मामले दर्ज है। एसटीएफ ने भी किसी भी तरह से फर्जी लिंक, निवेश ऑफर या अनजान कॉल से बचने और संदिग्ध स्थिति में 2930 नंबर पर संपर्क करने की अपील की है। की जो ऑनलाइन फी पेमेंट की स्कूल पे ऐड करके उसको हैक करके उसमें क्यूआर कोड जनरेट किया गया और उसमें अभिभावकों से 4,990 रुपये प्रत्येक पेरेंट से उसमें डिमांड की गई और उस संबंध में फिर एक एफआईआर लिखी गई सीसीपीएस देहरादून में और उसमें फिर साइबर की टीम ने उस क्यूआर कोड के माध्यम से इन्वेस्टिगेशन शुरू करी और फाइनली वो पेटीएम अकाउंट और फिर बैंक अकाउंट्स और फिर मोबाइल नंबर से डिटेल लेते हुए अलग अलग प्लेटफॉर्म से इसमें पिछले 3 दिनों में काफ़ी प्रयास करने के बाद में फाइनली बरेली से ये मॉड्यूल बस्ट हुआ है और इसमें 3 लोगों की अरेस्टिंग हुई है। एक रिजवान है, एक सुदामा दिवाकर और फराज और इसमें एक चौथा अभियुक्त है, अभी वांटेड है और इसमें जो रिजवान और सुदामा है इनकी क्रिमिनल हिस्ट्री भी है। रिजवान के ऊपर आईटी एक्ट का केस है 2025 का और इन्होंने ये क्यूआर कोड जनरेट करके और जो इनकी वेबसाइट थी उसको हैक किया था और इस प्रकार की कार्रवाई की थी। एक इसमें वांटेड है, जल्दी इसको भी पकड़ लिया जाएगा। 5 अगस्त को उत्तरकाशी के धराली में क्लाउड बस्ट होने की भीषण तबाही के बाद सेना, आईटीबीपी, आरएसटीएफ, तमाम रेस्क्यू एजेंसी और सरकार द्वारा राहत यहां पर कार्य जारी। लगातार लोगों को रेस्क्यू भी किया जा रहा है। घटना के समय थराली में मौजूद 2 युवक भूपेंद्र मेहता और चंदन कान्याल सेना और सेना रेस्क्यू एजेंसी द्वारा हेलीकॉप्टर के जरिए देहरादून सुरक्षित रेस्क्यू करके लाया गया। दोनों युवक ऋषिकेश आईबीटी पहुंचे, जहां 2 अगस्त को देव बाइक रेंटल और एडवेंचर से रॉयल इनफील्ड लेकर ऋषिकेश से गंगोत्री के लिए रवाना हुए। 5 अगस्त को धराली में उस वक्त मौजूद रहे जब बाल फटने के बाद आए। उस तबाही के बीच एक होम स्टे के रूप में रहते वापस सुरक्षित ऋषिकेश पहुंचने के बाद दोनों युवकों ने सेना, सरकार और ईश्वर का धन्यवाद किया और के न्यूज़ चैनल पर अपनी आप बीती बयां की। और तमाम रेस्क्यू एजेंसियां वो रेस्क्यू करके तमाम लोगों को यहां से अपने के लिए सुरक्षित रवाना कर रही है। हमारे साथ 2 युवक जो थराली में उस समय हादसे में मौजूद थे जब वो फ्लड फ्लश आया और क्राउड ब्लस्ट हुआ। उसके बाद ये उस कॉटेज में मौजूद थे जहां पर वो हादसा हुआ है। इनसे पूछते हैं कि आप बीती क्या रही जब वो घटना हुई? आप वहीं पर मौजूद थे थराली में? जी सर, हम क्या रहा उस समय? सर कंटिन्यू बारिश चल रही थी सुबह से और हम लोग वहाँ पे काफ़ी ट्रैवल करके पहुँचे थे हम थराली। तो हम लोग सो रहे थे उस टाइम पे 11-12 बजे के करीब जब ये आपदा आई। तो जब ये आपदा आई तो हम लोग उस टाइम पे सो रहे थे। हमने लोगों के भागने की आवाज़ सुनी और हम लोग उठे और तब तक पूरा मलबा पूरा थराली पे बह चुका था। सारे होम स्टे बह चुके थे, सारी गाड़ियाँ बह चुकी थी, वहाँ पर जितनी भी पार्क गाड़ियाँ थी सारी बह चुकी थी। उसके बाद हम लोगों ने अपनी जान बचाने के लिए सोचा कि क्या करना चाहिए आगे और नीचे हमारे लोग दबे हुए थे 3 लोग। तो हमने उनको बचाने की काफ़ी मशक्क़त की, वो रोक दिया, हाथ दिया, बट वो बच नहीं पाए। उसके बाद जब हमारा मकान टूटने की कगार में आ गया तब हम लोग वहाँ से हमने दूसरे माले से जंप किया नीचे मलबे में और क्रॉल करते करते रेंगते हम लोग अगले गांव जो मुखानी है, मुखवा, वहाँ तक हम लोग पहुँचे जो वहाँ का ब्रिज है। तराई इमाम लोग कर रहे थे, आपने अपनी आंखों से देखा है, आप बच के सुरक्षित पहुँच गए हैं। किस तरह से यहाँ पर पहुँचे? हम लोग जी मतलब जैसे 5 तारीख को आपदा आई धराली में, उसके बाद हम लोगों ने अपनी अपनी जान बचाई और उसके बाद तो हमको मतलब 2 दिन तो आर्मी कैंप में रखा और आर्मी कैंप में सब फूड, एकोमोडेशन सब वही लोग प्रोवाइड करवा रहे थे और उन लोगों ने मतलब हमारे संदेश केंद्र के थ्रू हमारे घर पे भी उन्होंने बात कराई और फिर उन्होंने मतलब हमको अगले दिन मतलब 6 तारीख को उन्होंने हमको रेस्क्यू किया हेली के ज़रिए और उन्होंने हमको मथियाली करके एक गांव है वहाँ पे उन्होंने हमको वहाँ पे हेलीकॉप्टर से उतारा और वहाँ से देहरादून तक हम जैसे मतलब जितने भी पीड़ित थे उन लोगों के लिए बस पहले से अरेंजमेंट थी, वहाँ से उन लोगों ने देहरादून तक हमारे को भेजा और देहरादून हमको मतलब अच्छे से पहुँचाया उन्होंने। जिन्होंने उस पूरे मंजर को देखा है, उस पूरे मंजर को समझा है, वो क्लाउड बस्ट के बाद जो फ्लैश फ्लड आया वो पूरी आंखों से इन्होंने देखा और उसको देखने के बाद ये सुरक्षित बच के आए हैं। सेना की मदद ली गई है, सरकार की मदद ली गई है, उसके बाद ये ऋषिकेश पहुँचे हैं और अब यहाँ से अपने अपने गंतव्य के लिए रवाना होंगे। ऋषिकेश ISBT से बसंत कश्यप, के न्यूज़ इंडिया।
अक्सर में बस अड्डे के पीछे बसेड़ी बाईपास चौराहे पर शनिवार सुबह 7 बजे गन्ने के खेत में एक युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया। खेत में भरे पानी में शव तैरता हुआ पाया गया। मृतक की पहचान 35 वर्षीय दिलसाद के रूप में हुई है। प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक पानी में डूबने से युवक की मौत हुई, लेकिन मौत का सही कारण का खुलासा पोस्टमार्टम के बाद ही हो पाएगा। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया है। भाई बहन के बीच मधुर संबंधों का प्रतीक पर्व रक्षाबंधन के पर्व पर बहनों ने फौजी भाइयों की कलाई पर राखियां बांधी। कोटद्वार में गढ़वाल राइफल के एमटी कैंप में स्वयं सहायता समूह से जुड़ी बहनों ने बड़ी संख्या में फौजी भाइयों की हिफाजत की कामना करते हुए उनकी कलाइयों पर रक्षा सूत्र बांधे। इस अवसर पर गढ़वाल राइफल के ब्रिगेडियर विनोद नेगी ने सभी बहनों को उपहार देते हुए उन्हें रक्षाबंधन की शुभकामनाएं भी दी। सैनिक भाइयों को उनकी कलाइयों पे राखियाँ बांधी है और उनके लिए हमेशा हम सब की जितनी यहाँ पर हम सब बहनों ने जिन्होंने भी ये राखियाँ तैयार करी है, हम सब बहनों की तरफ से हम सब ने उनकी लंबी आयु और सुरक्षा की भगवान से प्रार्थना करी है। और जैसा कि हम सभी बहनें वहाँ पर उस जगह पे गए भी थे, तो हमारे वहाँ पर ब्रिगेडियर विनोद नेगी जी ने हम सभी बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार जताया कि जिस तरीके से हम बहनों का प्यार हम सब सैनिक भाइयों के लिए इस धागे में पिरो के हम सब ने भेजा हुआ है। वाकई एक पूरे देश की तरह हल्द्वानी में भी भाई बहन के अटूट स्नेह का त्यौहार रक्षाबंधन हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इसी क्रम में हल्द्वानी जेल में भी रक्षाबंधन का आयोजन हुआ, जिसमें कुमाऊं कमिश्नर एवं सचिव मुख्यमंत्री दीपक रावत ने महिला बंदियों के साथ यह पर्व मनाया। इस दौरान कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत की पत्नी विजेता रावत, जेल अधीक्षक प्रमोद पांडे समेत जेल के सभी स्टाफ मौजूद रहा। कमिश्नर रावत ने जाने अनजाने अपराध में बंद महिलाओं की से राखी बंधवाई और उनको आशीर्वाद दिए। इस दौरान उन्होंने उनकी समस्याओं पर भी चर्चा की। उन्होंने बताया कि कई महिला बंदियों के भाई इस बार राखी पर उनसे मिलने नहीं आ सके। मैं ऐसे में उनकी भावनाओं को समझते हुए उन्हें जेल आकर उनके साथ यह पर्व मनाने का निर्णय लिया। सभी को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं भी दी। रक्षाबंधन का आज त्यौहार है, तो कल मैंने एक बार यहाँ पे जो सुप्रिंटेंडेंट साहब है उनसे पूछा था कि यहाँ पे ऐसी भी कुछ महिलाएं हैं जिनके या तो भाई नहीं हैं या फिर भाई नहीं आ पाएंगे। तो मुझे बताया गया था कि 23 यहाँ पे लेडीज ऐसी हैं। तो आज उनके साथ एक तरह से रक्षाबंधन सेलिब्रेट किया है, उनसे राखी बंधवाई और यहाँ पे किसी प्रकार की किसी कोई दिक्कत हो, कोई सुविधा हो, उसके बारे में भी चर्चा हुई। और सभी जो यहाँ पे जिनसे मैंने बात की, जिन बहनों से यहाँ की व्यवस्थाओं से वो संतुष्ट थे और सभी से यहाँ पे राखी बंधवाई गई और सभी को मेरी ओर से शुभकामनाएं। कि वोकेशनल ट्रेनिंग पे बहुत फोकस है। मैंने खुद देखा यहाँ पे एक बड़ी अच्छी बेकरी यहाँ पे संचालित हो रही है, जिसमें बहुत फ्रेश पैटीज वहाँ पे मैंने देखी, बंस देखे और साथ ही साथ एक वोकेशनल ट्रेनिंग का जिसमें कुछ कारपेंटर के ट्रेड हैं, कुछ पेंटिंग के ट्रेड्स हैं, ये चलाए जा रहे हैं। और यहाँ पे वापस जाने पे या कोई रिलीज हो जाता है या छूट जाते हैं, उसके बाद वो स्किल सेट उनके पास है। यहाँ से एक सर्टिफिकेशन भी मिल रहा है, DIC से भी कुछ कोर्सेज यहाँ पे चलाए जा रहे हैं। और यही नहीं, यहाँ रहने के दौरान अगर कोई गुड्स मैन्युफैक्चर करता है, किसी प्रकार के उनका जो आर्टिस्ट्री स्किल है उससे कोई आर्टिकल्स बनाता है, उसको जो विक्रय होता है तो उनका जो मेहनताना है वो भी उनको उनके अकाउंट में जाता है, अपने परिवारजनों को भी वो दे सकते हैं। खबर लश्कर से, जहां उत्तराखंड में रक्षाबंधन के त्यौहार पर सरकारी बसों में बहनों के लिए मुफ्त यात्रा की व्यवस्था है, लेकिन लक्सर, खानपुर और रायसी क्षेत्र में सरकारी बसें नहीं चलने से बहनों में काफ़ी नाराज़गी। उत्तराखंड में रक्षाबंधन 9 अगस्त 2025 पर महिलाओं और बच्चों के लिए राज्य परिवहन की बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा है, लेकिन सीमित बस सेवाएं होने से इसको बहनों का लाभ नहीं मिल सका। लश्कर, खानपुर और रायसी क्षेत्र में सरकारी बसें नहीं चलने में बहनों को काफ़ी परेशानी भी रही। यूपी की तुलना में यहाँ व्यवस्था ठीक नहीं है। उत्तर प्रदेश में 3 दिन से 8 से 10 अगस्त तक के लिए मुफ्त यात्रा की सुविधा है, जबकि उत्तराखंड में यह सुविधा केवल 9 अगस्त के लिए ही है। इससे हरिद्वार देहात में बहनें काफ़ी नाराज़ होती दिखाई दे रही हैं। देहरादून जा अपने भैया को रख के बांधने। व्यवस्था तो अभी पता नहीं, जब बैठेंगे जब पता चलेगा क्या व्यवस्था कर रखी। हाँ तो देखेंगे, अब हमें बस मिलती है नहीं मिलती है। कुछ ज्यादा अच्छी नहीं लग रही है, काफी टाइम से बहुत से सवारी यहाँ पे बैठी हुई है, ज्यादा अच्छी सुविधा नहीं है।
उससे ज्यादा अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि यूपी में 3 दिन के लिए दे रखी। कहाँ जाओगे आप? भानी वाला जाऊंगी। हाँ जी, हाँ जी, रक्षाबंधन के लिए जा रहे हैं। लिए कल रात 12 बजे से आज रात 12 बजे तक उत्तराखंड में निःशुल्क रहेगी महिलाओं के लिए, कोई शुल्क नहीं। और गाड़ी की व्यवस्था है कि जो महिलाएं हैं हमारी उनसे कुछ नहीं लिया जा रहा। गाड़ियां भी आ जा रही हैं अपने समय से, एक आध गाड़ी विलम्ब से है, गाड़ियों की कुछ कमी है आज, तो बाकी सब ठीक ही है। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने हरिद्वार जिले में स्लॉटर हाउस के बाजार खुले बैरों में कट रही मछली मुर्गों के मामले में खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट की खंडपीठ ने राज्य सरकार सहित जिलाधिकारी व नगर पालिका मंगलौर को नोटिस जारी कर 18 अगस्त तक जवाब दाखिल करने का कहा है। आपको बता दें, हल्द्वानी निवासी प्रमोद कुमार उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर कर कहा कि नगर निगम मंगलौर द्वारा स्लॉटर हाउसों के नियमों का पालन सही से नहीं कराया जा रहा है, जबकि वर्तमान में मीट कारोबारी बड़े जानवरों को स्लॉटर हाउस में काट कर बेच रहे हैं, परंतु मछली व मुर्गी बिना स्लॉटर हाउस की अपनी दुकानों में ही काटे जा रहे हैं, जबकि पूर्व में राज्य सरकार को निर्देश भी दिए गए थे। PIA लिस्टेड थी रिगार्डिंग इलीगल स्लॉटरिंग ऑफ एनिमल्स इन डिस्ट्रिक्ट हरिद्वार, जो ओपन और पब्लिक स्पेसेस पे हो रही है। यहाँ पे ऐसा कुछ है कि ये चीज़ें गैर कानूनी है अगर आप किसी ओपन या पब्लिक स्पेस में कर रहे हैं। अगर आपको किसी जानवर को स्लॉटर करना है तो एक लाइसेंस्ड एक स्लॉटर हाउस के थ्रू ही हो सकता है, वरना ऐसे ही आप किसी दुकान या पब्लिक या ओपन स्पेस पे वो नहीं कर सकते हैं। तो इसी को लेके 2018 में एक PIL हो रखी है ऑलरेडी, जिसमें आदेश बहुत ही इलाबोरेट करके इन्होंने जजमेंट दे रखी थी हमारी कि ऐसी अगर दुकानें अगर चल रही है तो सारी बंद होंगी। तो उसके बाद तो इस माध्यम से हमें पता चला था कि ये आज की डेट में भी ये सब चल रहा है। फिलहाल इतना ही, आप बने रहिए के न्यूज़ के साथ। नमस्कार।